हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कमला उपाध्याय। आप सभी का टेंशन गॉन नोट्स चैनल में स्वागत है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आज का लेक्चर पेरिपेटस पे है। पेरिपेटस के अंदर आपको इस टॉपिक के अंदर इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इस टॉपिक को आपको कवर करना है। तो आपको बहुत ज़्यादा पेरिपेटस का एक्सटर्नल या इंटरनल मॉर्फोलॉजी आपको इसमें नहीं करनी है। सिर्फ इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहाँ कहाँ मिलता है और इसकी जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपको इसमें जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पेरिपेटस को हम जाने इसके पहले चलिए इसका ये फिगर देख लीजिए कि कैसा ये वास्तव में दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये पेरिपेटस यहाँ पे दिखाया गया है। कितना खूबसूरत एनिमल है ये। और इसकी बॉडी में आप सेगमेंट्स भी देख रहे हैं। इसके जो फुट हैं, क्लॉज हैं, वो भी आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। एंटीना दिखाई दे रहा है हेड रीजन में। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है और ये इसकी ओरिजिनल फोटोग्राफ है। चलिए आगे देखते हैं अब इसके बारे में डिटेल में। सो फ्रेंड्स, पेरिपेटस जिसे कि कॉमनली वेलवेट वर्म भी कहा जाता है। वेलवेट वर्म इस वजह से क्योंकि जो इनकी बॉडी का या स्किन का जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल वेलवेट की तरह दिखाई देता है, तो इस वजह से इसका कॉमन नेम वेलवेट वर्म रखा गया है। और दूसरा इसका कॉमन नेम है वॉकिंग वर्म। ठीक है, तो इसके दो कॉमन नेम है, वेलवेट वर्म एंड वॉकिंग वर्म। सो फ्रेंड, जो जीनस पेरिपेटस है इसको पहली बार ये नाम 1826 में गिल्डिंग ने दिया, जब उन्हें इसका पहला स्पेसिमेन सेंट विंसेंट से मिला, जो कि एंटलीस में है। वहां से उनको इसका पहला स्पेसिमेन मिला और जब उन्होंने इसका टेक्सोनॉमिक स्टडी की तो उसके बाद उन्होंने इसका जीनस नेम पेरिपेटस रखा। अभी इसको फाइलम ओनिकोफोरा में रखा गया है और ओनिकोस का मतलब इन ग्रीक है क्लॉ, फोरास का मतलब है बियरिंग, यानी कि इनके जो पैर हैं उनमें कुछ पंजे लाइक वो दिखाई देते हैं, तो इस वजह से इनको फाइलम ओनिकोफोरा में रखा गया है। और अगर हम इसके स्टडी के बारे में, अगर हम साइंटिस्ट का अगर इंटरेस्ट देखें तो वर्ल्ड वाइड साइंटिस्ट जो जूलॉजिस्ट हैं उनका इस वर्म पे, इसकी स्टडी के लिए बहुत ही ज़्यादा वो लोग इंटरेस्टेड रहे हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो ओनिकोफोरा है ये ऑर्थोपोडा जो फाइलम है उसके क्लोज रिलेटिव है, यानी कि इनमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो ऑर्थोपोडा से मिलते जुलते हैं इस वजह से। और ये भी माना गया है कि ये एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच के एक कड़ी है, यानी कि कनेक्टिंग लिंक है जो इन दोनों फाइलम को जोड़ता है। कहने का मतलब है कि जो फाइलम ओनिकोफोरा है इसमें एनिलिडा के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं प्लस ऑर्थोपोडा के भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, तो इस वजह से इन दोनों फाइलम के बीच का इसको कनेक्टिंग लिंक माना गया है। और साथ ही ये जो एनिमल है ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी कि ये हर जगह नहीं मिलता है, कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये कहीं कहीं पे मिलता है, इस वजह से ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को भी शो करता है। जैसे आपने देखा है ना, कैंगरू जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में आपको दिखाई देता है, तो वो भी जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसी तरह से ये भी डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। सो फ्रेंड, जब तक हम लोग पढ़ते थे तो उस टाइम तक हमने जो पेरिपेटस है इसको फाइलम ऑर्थोपोडा में पढ़ा था, लेकिन अभी रिसेंटली अभी इसको एक अलग फाइलम दे दिया गया है जिसका नाम है ओनिकोफोरा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ओनिकोफोरा है इसमें अभी फिलहाल 47 जेनरा है, यानी कि जीनस है, जिसके अंदर 155 स्पीशीज हैं। ओके, तो हो सकता है कि अभी ये बढ़ चुकी हो, ये मेरा डाटा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा भी पुराना नहीं है वैसे। ठीक है, तो आप लोग देख लेना, क्या पता अभी और इसमें बढ़ चुके हों जेनरा एंड स्पीशीज। और इसके साथ ही जो पेरिपेटस है इसको लिविंग फॉसिल कहा गया है, क्योंकि ये जो है 570 मिलियन ईयर्स से इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। तो आप सोचिए कि ये कितना इंटरेस्टिंग एनिमल है कि ये एक लिविंग फॉसिल है। सोचिए कि इतने मिलियन ईयर्स के बाद भी इसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। ओके, जैसे शार्क है उसी तरह से। आइए अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें। सो फ्रेंड, पेरिपेटस ये डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, जैसा कि मैंने अभी आपको पिछले सेगमेंट में बताया कि ये हर जगह नहीं मिलेगा, कुछ ही कंट्रीज हैं या कुछ ही लोकेलिटीज हैं जहाँ पे ये मिलता है। जैसे सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में ये मिलता है, इसके अलावा वेस्ट इंडीज में मिलेगा, साउथ अफ्रीका में मिलता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मैक्सिको, और इसके अलावा कुछ और लोकेलिटीज है जहाँ पे ये मिलता है। और मोस्टली ये जो उष्ण कटिबंधीय वाले जो हैबिटेट्स हैं या उस तरह का एनवायरनमेंट जहाँ पे है वहाँ पे ये रहना पसंद करता है।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ इसके कॉमन फॉर्म्स दी गई हैं, जैसे ओपिस्थोपेटस, ये चिले और साउथ अफ्रीका में मिलेगा। मीजोपेरिपेटस, ये कॉन्गो एंड कैरेबियन आइलैंड्स में मिलता है। इसके अलावा पेरिपेटॉप्सिस, ये ये साउथ अफ्रीका में मिलता है। और साथ ही ऊ पेरिपेटस, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि ये हमेशा पेरिपेटस जो है डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है। आइए अब इसका हैबिट एंड हैबिटेट देखें कि किस तरह का इसका नेचर है, कौन सी जगह पे ये मिलते हैं। सो फ्रेंड, जो पेरिपेटस है ये टेरेस्ट्रियल यानी कि भूमि वाली एरिया जहाँ पे कि अंधेरा हो और ह्यूमिडिटी हो, ऐसी जगहों पे ये रहना पसंद करते हैं। और साथ ही ये जो मोस्टली रेन फॉरेस्ट हैं यानी कि जहाँ पे बारिश होती रहती है, ऐसे जंगलों में जहाँ पे कि नीचे मॉस की एक चादर सी बिछी हुई रहती है और साथ ही उसमें जो लीफलेट है यानी कि पत्तियां गिर के सड़ी गली पत्तियां बिछी हुई रहती हैं, तो ऐसी जगहों पे मिलने वाला एनिमल है। इसके अलावा ये जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, चट्टानों में जो दरारें होती हैं उनमें छुपा हुआ मिलता है। इसके अलावा पत्थरों के नीचे और लठ के अंदर जो सड़े गले, जिसको दीमक ने खाया हो, इस तरह के जो लॉक्स हैं उनमें मिलता है। साथ ही बार्क में मिलेगा, पेड़ों की जो छालें होती हैं उसके अंदर छुपा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि ऐसी जगहों पे अंधेरा रहता है और ऐसी जगहों से ये क्या करेंगे, अपने आप को दूसरे जो प्रेडेटरी ऑर्थ्रोपोड्स हैं उनसे अपने आप को बचाए रखते हैं। और साथ ही जो इनके बॉडी का पानी है उसको भी ये डिहाइड्रेशन से वो बचाए रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसी जगहों को चुनते हैं अपने रहने के लिए। और अगर हम इसको देखें कि किस टाइम पे निकलता है, तो ये नॉकटर्नल है, क्योंकि ये रात्रिचर है। रात्रिचर है तो ये प्रेडेशियस एनिमल भी है और इसका मतलब ये कार्निवोरस एनिमल है और दूसरे इन्वर्टिब्रेट्स को ये खाता है, जैसे कि छोटे स्नेल्स हैं जिसको कि आप घोंगा कहते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स हैं या वर्म्स हैं या टर्माइट जिसको आप दीमक कहते हैं, उनको ये खाता है। और मोस्टली जब ये अपने प्रे को पकड़ता है यानी कि अपने शिकार को पकड़ता है, तो उस टाइम पे जो इसकी एंटीना है उसमें स्लाइम ग्लैंड यानी कि कुछ सिक्रीटरी प्रोडक्ट उसमें से निकलता है, जिसकी वजह से ये इसके शिकार को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ओके, रिप्रोडक्शन वाइज अगर हम देखें तो एक सिंगल फीमेल एक पूरे साल भर में 30 से 40 बच्चों को जन्म दे सकती है, यानी कि ये विविपेरस हैं, यानी कि अपनी ही तरह के यंग वंस को ये जन्म दे सकते हैं। और मोस्टली ये रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और रेनी सीजन हो तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और अगर ठंडा है तो उस टाइम पे इनकी बॉडी जो है वो रेस्टिंग स्टेज में चली जाती है। इस सेगमेंट में आपको पेरिपेटस का एक्सटर्नल फीचर आपको दिखाया गया है, उसका लेटरल व्यू यहाँ पे आपको दिखाया गया है। सो फ्रेंड, जब हम पेरिपेटस को देखते हैं तो इसकी बॉडी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हेड एंड ट्रंक। ठीक है, तो हेड वाला जो रीजन है उसमें इसके एक पेयर आईज के रहेगा, एक पेयर एंटीना के रहेगा, जैसे कि इस फिगर में आप लोगों को दिखाया गया है जहाँ पे प्री एंटीना लिखा हुआ है, यही इसका एंटीना है। और इसी के साथ ही इसमें एक पेयर जॉ या जिसे कि मैंडिबल्स कहते हैं वो रहेगा, और साथ ही एक पेयर ओरल पेपिली के रहेगा। ओके, और जो ट्रंक रीजन है, ट्रंक रीजन में बहुत सारे सेगमेंट्स लाइक इसमें एन्यूलाई लाइक यानी कि रिंग की तरह के इसमें स्ट्रक्चर कटाव से आपको हर सेगमेंट में आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर तक धसे हुए नहीं रहते हैं। और साथ ही उसमें बीच बीच में आपको टिबरकल्स भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी ट्रंक रीजन से लगे हुए इसमें बहुत सारे आपको इसके लेग्स दिखाई दे रहे हैं, और लेग्स का जो अंतिम हिस्सा है वहाँ पे क्लॉ इसमें आपको दिखाई देता है। और इसकी जो बॉडी है वो लास्ट में आपको दिखाई देती है टेपरिंग टाइप, यानी कि पतली होती जाती है, लास्ट सेगमेंट में बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, और लास्ट एंड में ही इसका एनस रहता है जहाँ से कि इसकी बॉडी का एक्सक्रीटा बाहर निकलेगा। और अगर इसका लेंथ वाइज पूरी बॉडी का अगर हम साइज देखें तो ये 5 से 7 सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई हो सकती है, और देखने में ये कैटरपिलर की तरह दिखाई देता है। ठीक है, और साथ ही अगर हम इसका कलर देखें तो इसका कलर ब्लू हो सकता है, इसका कलर ब्राउन हो सकता है, या ग्रे कलर के भी ये मिलते हैं। और इसकी बॉडी जो है वो क्यूटिकल की बनी हुई रहती है। इस सेगमेंट में आपको पेरिपेटस के 2 एंड आपको दिखाए गए हैं, एक बिल्कुल एंटीरियर एंड यानी कि जो इसका हेड रीजन है वो नीचे की ओर से वेंट्रल साइड से वो कैसा दिखाई देता है वो दिखाया गया है, और बी में आपको इसका पोस्टीरियर एंड जहाँ पे कि इसका एनस है वो नीचे की ओर से इसका वो बॉडी पार्ट कैसा दिखाई देगा वो उसका
व्यू दिखाया गया है, वेंट्रल व्यू। तो हम पहले ए में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो इसका ए फिगर है, यानी कि जो हेड वाला रीजन इसका एंटीरियर एंड है, उसमें आपको एक पेयर आपको एंटीनी के दिखाई दे रहे हैं, साथ ही आपको ओरल पैपिली दिखाई दे रहे हैं एक पेयर, इसके साथ ही मैंडिबल्स के भी आपको पेयर दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही प्री बक्कल लोब्स भी दिख रहे हैं, और इसका माउथ भी आपको एक प्रोमिनेंट माउथ आपको दिखाई दे रहा है, और इसके जो फर्स्ट पेयर ऑफ जो इसके लेग्स हैं वो भी आपको इस फिगर में दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह से जब हम इसका बी स्ट्रक्चर देखते हैं तो उसमें लास्ट एंड में आपको एनस दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट आगे आपको ओपनिंग ऑफ एनल ग्लैंड दिखाई दे रहा है। देन गोनोपोर भी आप देखिए, यहीं पे इसका जो सेकंड, पीछे से जो सेकंड पेयर ऑफ लेग है वहां उसके सेंटर में इसका गोनोपोर है, और साथ ही इसके जो क्लॉज हैं वो भी आपको दिखाई दे रहे हैं, वेंट्रल ऑर्गन दिखाई दे रहा है, साथ ही नेफ्रिडियोपोर भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आइए अब इसकी एफिनिटीज देख लें पेरिपेटस की, कि किस फाइलम के साथ में ये क्या क्या सिमिलरिटीज शो करता है। तो फ्रेंड, जो पेरिपेटस है वो मोस्टली एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और ओनिकोफोरन अपने कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो हैं ही इसके, और साथ ही मोलस्का के साथ भी ये कई सारे सिमिलैरिटी ये शो करता है। तो सबसे पहले हम लेंगे एनिलिडा को। तो एनिलिडा के केस में हम इसकी सिमिलैरिटी अगर देखें तो पहला तो है इसकी वर्मी फॉर्म बॉडी, यानी कि वॉर्म लाइक जो इसकी बॉडी है, साथ में जो इसकी बॉडी में जो ट्रंक रीजन में जो कटाव जैसे जो बने हुए हैं वो, ठीक है, वो जो एनिलिडा है उसके एन्युलाई को रिप्रेजेंट करता है। तो इस वजह से ये गुण होने की वजह से इसको एनिलिडा में के साथ में इसको कंपेयर किया गया है। साथ ही इसमें भी एक ट्रू हेड नहीं मिलता है, यानी कि आप पर्टिकुलरली किस पोर्शन को आप कहाँ तक आप हेड कहेंगे वो आप इसमें नहीं बता सकते। तो कह सकते हैं कि जो इनका हेड है, एक ट्रू हेड इनमें एब्सेंट है। बॉडी में सेगमेंटेशन है, ठीक है, एक तरह से, और जो इसकी बाहर से जो बॉडी कवरिंग है वो क्यूटिकल की बनी हुई है, और जो इसकी स्किन है वो बहुत ही ज्यादा थिन और फ्लेक्सिबल है। साथ ही जो इसके अपेंडेजेस यानी कि जो इसके पैर हैं वो अंदर से खोखले हैं और जॉइंटेड नहीं है। और इसके अलावा इसका जो मूवमेंट है, जब ये चलता है तो एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ये अर्थवॉर्म की तरह का ये शो करता है, और इसका एलिमेंट्री कैनाल जो है बिल्कुल सीधा है, इस वजह से इसको एनिलिडा के साथ में कंपेयर किया गया है। साथ ही जो इसके पेयर्ड जो इसके अपेंडिसेस हैं उनमें आप सेंटर में आपने देखा होगा कि उसमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट थे, जैसे कि एनिलिडा में भी होते हैं। साथ ही इसमें स्लाइम ग्लैंड्स हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कीटोपोडा जो जो एनिलिडा का जो कीटोपोडा है उसके साथ में ये बिल्कुल सिमिलैरिटी शो करते हैं, क्योंकि उसमें भी स्लाइम ग्लैंड होते हैं। और साथ ही जो इनका जो सीलिया है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, वो प्रेजेंट होने की वजह से इनको कंपेयर किया गया है एनिलिडा के साथ में, ठीक है। तो इस वजह से कहा गया कि ये एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा के साथ में कनेक्टिंग लिंक है बीच में, ठीक है। चलिए अब इसका ऑर्थोपोडा के साथ में क्या सिमिलैरिटीज हैं वो भी देख लें। तो उसमें सबसे पहला जो इसकी सिमिलैरिटी बताई गई वो ये कि इसमें एंटीना प्रेजेंट है, ओके। और दूसरा जो इसकी बॉडी की जो कवरिंग है वो काइटिनस क्यूटिकल लाइक है, जैसे कि ऑर्थोपोड्स में होती है, उस वजह से। और तीसरा रीजन है जो इसके अपेंडिसेस हैं, यानी कि जो इसके पैर हैं उनमें क्लॉ प्रेजेंट है, जैसा कि आपने देखा है ऑर्थोपोडा में भी होते हैं। इसी तरह से जो जॉज हैं इसके वो मॉडिफाइड अपेंडिसेस हैं, ये माना गया, इस वजह से इनको ऑर्थोपोडा के नजदीक माना गया। और लोकोमोशन इनमें एनिलिड लाइक नहीं, बल्कि एक डेफिनेट मस्कुलेचर, लेग्स के जो डेफिनेट मस्कुलेचर की वजह से जो इसमें मूवमेंट हो रहा है बिल्कुल ऑर्थोपोडा की तरह, वो इसमें उसके साथ में यानी कि ऑर्थोपोडा के साथ में उसकी समानता मानी गई। और इसके साथ ही इसमें हीमोसील का प्रेजेंट होना। इसके अलावा जो सलाइवरी ग्लैंड हैं उनको मॉडिफाइड नेफ्रिडिया माना गया है। और इसके अलावा अगर हम इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखें तो वो प्रेजेंस ऑफ ट्रैकिया, जैसे कि ऑर्थोपोड में भी जैसे ट्रैकिया प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए, तो वो इनमें भी प्रेजेंट है। तो इस वजह से इसको ऑर्थोपोडा के ज़्यादा करीब माना गया। और इसके अलावा इसमें भी लार्ज ब्रेन प्रेजेंट है, जैसा कि ऑर्थोपोड में होता है। और रिप्रोडक्शन जो है इसका बिल्कुल जैसे ऑर्थोपोड में जैसे होता है, तो उसी तरह से इसमें भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, और पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट सिमिलर है जैसे ऑर्थोपोड में होता है। तो इस वजह से इसकी ये समानताएं जो हैं इसको ऑर्थोपोडा के ज़्यादा करीब लाती हैं, ओके फ्रेंड्स। अगर हम
पेरिपेटस का रिजेम्बलेंस अगर मोलस्का के साथ में देखते हैं तो उसमें सिर्फ इसके दो रीजंस हैं जो इसको मोलस्का के साथ में इसको कंपेयर किया गया है। उसमें है पहला इसका स्लैग लाइक इसका बॉडी अपीयरेंस, और दूसरा जो इसका नर्वस सिस्टम है वो सीढ़ीदार होने की वजह से इसको जो मोलस्कन है उसके साथ में इसकी समानताएं मानी गई हैं। ठीक है, लेकिन ये एक सुपरफिशियली एक रिजेम्बलेंस इसको दिया गया है, और ज़्यादातर इसको जो समानताएं हैं मोस्टली इसका एनिलिडा एंड ऑर्थोपोडा के साथ में ही देखी गई हैं। फ्रेंड्स चलिए देखें अब इसकी ओनिकोफोरन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, यानी कि इसके अपने खुद के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो इसको ऑर्थोपोडा और एनिलिडा या मोलस्का से बिल्कुल अलग करते हैं, जिसकी वजह से इसको एक अलग फाइलम दिया गया है। तो अगर हम इसका बॉडी को देखें तो इसकी बॉडी में जो सेगमेंट्स हैं, या तो हम ये कह सकते हैं कि बॉडी में किसी भी तरह के सेगमेंट नहीं है, या हैं भी तो वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। ठीक है, और दूसरा हम रीज़न ये इसके पीछे है इसको ओनिकोफोरा में रखने का कि जो इसकी स्किन है वो बिल्कुल भी ऑर्थोपोडा की तरह की नहीं है, और साथ ही जो ऑर्थोपोडा में जैसे एंटीना होते हैं तो इसमें जो एंटीनी है वो होमोलोगस नहीं है जैसे कि दूसरे ऑर्थोपोड्स में होते हैं। और इसके अलावा जो इसका हेड है जो कि 3 सेगमेंटल हेड है वो बिल्कुल भी किसी भी तरह से ना एनिलिडा से मिलता है और ना ऑर्थोपोडा से मिलता है। इसके अलावा जो इसके हेड के पीछे के जो सेगमेंट्स हैं बिल्कुल सिंपल और आइडेंटिकल है, और इसके अलावा इसमें स्लाइम ग्लैंड का प्रेजेंट होना और जॉस का सिर्फ सिंगल पेयर तक ही सीमित रहना, ये इसका कारण है कि इसको ओनिकोफोरा में रखा गया है। इसके अलावा ट्रैकिया का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ऑर्थोपोडा की तरह का नहीं है। इसमें आइस का जो स्ट्रक्चर है, अगर हम आइस को देखें तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यानी कि लेस कॉम्प्लिकेटेड है, और जो इसका डिस्पोजिशन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वो इसको एक अलग फाइलम यानी कि ओनिकोफोरा में रखने के लिए इसको बाध्य करता है। तो ये वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो न इसके एनिलिडा से मिलते हैं, न ऑर्थोपोडा से मिलते हैं और न ही मोलस्का से मिलते हैं। चलिए अब पेरिपेटस का जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी देख लें कि क्यों ये टेक्सोनॉमिकली ये एनिमल इतना इम्पोर्टेंट है कि हम इसको अपने सिलेबस में पढ़ें। सो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि गिल्डिंग ने 1826 में इसको एज ए जीनस पेरिपेटस इसको नाम दिया, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे इसको फाइलम मोलस्का में रखा क्योंकि वो इसकी जो स्लग लाइक इसकी बॉडी थी और इसकी जो स्किन मॉइस्ट थी उसको देख करके उन्होंने इसको मोलस्का में रख दिया। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मानते हुए मोलस्कन का फाइलम मोलस्का में रख दिया। लेकिन 1874 में मोजले ने पहली बार इसमें जब ट्रैकिया को देखा, ट्रैकिया डिस्कवर किया, तो उन्होंने इसको फाइलम ऑर्थोपोडा का प्रिमिटिव मेंबर मानते हुए इसको फाइलम ऑर्थोपोडा में रखा। ओके, तो इस वजह से वो मोजले थे जिन्होंने ट्रैकिया की खोज की इस एनिमल के अंदर और इसको फाइनली फाइलम ऑर्थोपोडा में रखा। लेकिन जो ये एनिमल है पेरिपेटस, इसकी बॉडी में कई सारे ऐसे ऑर्थोपोड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिसकी वजह से इस एनिमल को ऑर्थोपोडा के बहुत ज़्यादा करीब माना गया। लेकिन साथ ही इसमें एनिलिडन कैरेक्टरिस्टिक होने की वजह से इसको फाइलम एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक माना गया। ओके, जबकि जो ये ओनिकोफोर है यानी कि जो पेरिपेटस है इसको बहुत ज़्यादा क्लोज ऑर्थोपोडा के माना गया, न कि एनिलिडा के, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि इसमें ऑर्थोपोड्स के बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे इन कंपैरिजन टू एनिलिडा, तो इस वजह से इसको उसके क्लोज माना गया ऑर्थोपोडा के। और ये माना गया कि ये ऑर्थोपोड लाइन के ही एक किसी नीचे उसकी ऑफशूट जो है या उसकी एक ब्रांच की तरह ये माने गए ऑर्थोपोडा के। ठीक है, तो ये है इसका थोड़ा सा जूलॉजिकल इंपॉर्टेंस। थोड़ा आगे और हम देखेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में। सो फ्रेंड्स, लेटर ऑन मेंटन ने 1970 में और दूसरे जूलॉजिस्ट ने ओनिकोफोरन्स को ऑर्थोपोडा के सबफाइलम या उसकी एक क्लास के रूप में इसको रख दिया, लेकिन इसमें भी एक्सोस्केलेटन के एब्सेंस होने की वजह से और जॉइंट लिम्ब के एब्सेंस होने की वजह से और इसके अलावा जो एनिलिडन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्राइमरी एनिलिडन कैरेक्टरिस्टिक्स
न होने की वजह से ओनिकोफोरा को ऑर्थोपोडा के सब फाइलम में रखना या क्लास में रखना बिल्कुल भी इसके साथ में जस्टिस नहीं था। ये एक सीरियस प्रॉब्लम थी कि इसको किस फाइलम में रखें, क्या इसको ऑर्थोपोडा में रखें। अगर ऑर्थोपोडा में रखते हैं तो इसमें एक्सोस्केलेटन नहीं है और न ही इसमें जॉइंटेड लिम्ब है। अगर इसको एनिलिडा में रखते हैं तो इसमें ऑर्थोपोडा के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं और न एनिलिडन कैरेक्टरिस्टिक इसमें अच्छे से पूरी तरह से प्योर हैं। तो इस वजह से ये एक सीरियस प्रॉब्लम था कि इसको किस फाइलम में रखे। तो क्योंकि ये न तो ऑर्थोपोड था और न ही ये पूरी तरह से एनिलिड था, तो इस वजह से अब जो पेरिपेटस है इसको एक अलग फाइलम दे दिया गया है जिसको बोलते हैं फाइलम ओनिकोफोरा। और ये माना गया कि जो ओनिकोफोरा में जो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो इसके एनिलिडा के दिखाई देते हैं या ऑर्थोपोडा के दिखाई देते हैं, ये इसका किसी भी तरह से इवोल्यूशनरी लिंक नहीं है इन दोनों फाइलम से, बल्कि ये इसके अपना एक सेगमेंटल एनिमल्स की ये एक अलग ब्रांच है जो आज जिंदा है। ठीक है, तो इस वजह से अब ओनिकोफोरा के जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखाई देते हैं, चाहे वो एनिलिडा से मिलते हैं चाहे वो ऑर्थोपोडा से मिलते हैं, तो ये मान लिया गया है कि ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सेगमेंटल एनिमल्स की सर्वाइविंग की एक अलग ब्रांच को दर्शाता है और इसको एक अलग फाइलम दिया जाए जिसे हम कहेंगे ओनिकोफोरा। सो फ्रेंड, इसी के साथ ही आपका आज का ये लेक्चर पेरिपेटस, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स जूलॉजिकल इम्पोर्टेंस यहीं पे ख़त्म होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो मैं जैसा कि बार बार बोलती हूँ कि आप दोबारा से इस लेक्चर को सुने और इसको ध्यान से इसको सुने, इसके डायग्राम्स बना लें, इसके नोट्स लिख लें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कितनी ही बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। ओके, सो डू बेस्ट इन योर स्टडीज़। थैंक यू।